डेफिनेटली जिसने पढ़ा होगा उसे प्रॉब्लम होगी। अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी डिस्कस कर लीजिए, उसमें आपने अगर केस लॉज पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कई नई चीजें हैं जो हम केस लॉज में सीखते हैं। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सेक्शन 12 पढ़ाऊंगी आज, क्योंकि जब तक आप मन से क्वेरीज नहीं लेकर आएंगे मुझे नहीं पता चलेगा किसको कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने जितना पढ़ाना था उतना पढ़ाया, मुझे जहाँ तक लगता था कि हाँ आपको समझ आ जाना चाहिए, तो मुझे लग भी रहा है कि शायद काफी कुछ समझ आया होगा। सबसे खास जो चीज है सेक्शन 11 की, वो कुछ पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं, और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन में 1 से 5 तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके बाद 6, 7, 8 तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कहाँ आपको और ज्यादा समझने की नीड है। अब अगर इसके अलावा किसी को भी प्रॉब्लम आता है, शाम के टाइम में आप लोग मुझे फोन पर समझ सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, शाम को 6 से 8 में कॉल कर लीजिए, और आपको जो भी क्वेरीज हैं या तो तब डिस्कस कर लीजिए, और इस टाइम पर भी अगर कर दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 12 स्टार्ट करें। मैं मान लूं सभी को सेक्शन 11 आ गया है। ओके, देखिए सेक्शन 12 भी बहुत इजी है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सेक्शन 10, एक मिनट, सेक्शन 10, 11 और 12 ये तीनों लगभग सिमिलर हैं, सिर्फ छोटी छोटी कंडीशन हैं जो इनको चेंज कर देती हैं। देखिए मेरा ये क्वेश्चन है आदित्य सनोरा से। आदित्य, मुझे सेक्शन 10 एक लाइन में बता पाओगे बेटा क्या था? आदित्य सनोरा। सॉरी मैम, मैंने पढ़ा नहीं है मैम, मैंने पढ़ा नहीं है। मेरी एक्चुअली तबीयत खराब थी कुछ समय से, तो मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया। कोई और है जिसको सेक्शन 10 आता है? अर्शिया, रेस सब्जुडाइज सबको आता है आई थिंक। ये तो हमने बहुत डिटेल में 2 दिन तक पढ़ा था। जिसमें कि केस की पेंडेंसी होती है, याद है सभी को? ड्यूरिंग द पेंडेंसी केस चल रहा है, केस चलने के दौरान क्या क्या कंडीशन होंगी, वो सेक्शन 10 में है। सिंपली आप लोग याद रखिए। सेक्शन 11 में जब डिग्री मिल चुकी है या केस डिसमिस हो चुका है, तब आप नया सूट नहीं ला सकते। सेक्शन 10 में कब नहीं ला सकते? विचाराधीन न्याय, अभी याद आया सभी को? विचाराधीन न्याय, रेस सब्जुडाइज, जिसमें कि आप जिस टाइम पर ऑलरेडी एक केस किसी कोर्ट में चल रहा है, उस टाइम पर उसी से रिलेटेड नया केस। सॉरी, नेटवर्क इशू। सेक्शन 10 अभी शायद सबको याद आ गया होगा। जिस टाइम पर कोई केस चल रहा होता है, उस टाइम पर सेम सब्जेक्ट मैटर में सेम पार्टीज के साथ सेम रेमेडी के लिए कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। सिंपल। सेक्शन 11, जिस टाइम पर सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेम पार्टीज के साथ कोई केस के लिए या तो डिसीजन हो चुका है, मीन्स या तो डिग्री आ चुका है या केस डिसमिस हो चुका है, सेम सब्जेक्ट मैटर में हम केस फाइल नहीं कर सकते। इट इज रेस जुडिकेटा। रेस जुडाइस, रेस जुडिकेटा, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। एक में केस चल रहा है और एक में डिग्री हो चुका है या डिसमिस हो चुका है। ठीक, उसके एक्सप्लेनेशन और क्लियर करते हैं कि कंपटेंसी ऑफ कोर्ट क्या होगा, सिमिलर इशू क्या होंगे। यहाँ पर ये इश्यूज के बारे में 11 में डिटेल में बताया गया है कि इश्यूज किस किस तरह के सिमिलर होंगे। अब आपका जो सेक्शन 12 है ये और ज्यादा उसी को आगे बढ़ाता है। मैंने उस चीज के पहले भी एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, बहुत सिंपली आपको समझ में आएगा। हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 12, 13, 14 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। देखिए, व्हाट इज बार टू फर्दर सूट, ये होता है आपका सेक्शन 12। फिर व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, व्हाट इज
प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम जो बेसिक जो लॉ है सीपीसी का वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम एक प्रोसीजर में चले जाएंगे कि हाँ ये आप प्रोसीजर है सिविल सूट का, तो वो प्रोसीजर आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। अभी तक ये सारी चीजें क्या थी, ये बेसिक लॉ थे कि सीपीसी कहाँ कहाँ किन किन चीजों को एक्सेप्ट करता है, किन चीजों को बार कर देता है, किन चीजों में हमें किसी चीज तरह का केस हम फाइल नहीं कर सकते और कहाँ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 10, 11 और 12 ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इसी चीज से रिलेट करती हैं कि कहाँ पर किस तरह का केस फाइल होगा, क्या सिमिलर था क्या नहीं था। तो यहाँ जो बार है, बार टू फर्दर सूट, सेक्शन 12 जो आपका है वो इस चीज को रिलेट करता है कि किन किन चीजों से रिलेटेड नए बार क्या लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं। और सेक्शन 10, 11 और 12 का जो मेन पर्पस है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट, मतलब ज्यादा वाद की बहुलता। इसे एक वर्ड लिख लीजिएगा कि सेक्शन 10, 11 और 12 किस चीज को रिलेट करते हैं कि जहां पर बार बार अगर हम कोई एक जैसे सूट फाइल करते हैं तो अननेसेसरी का बर्डन भी कोर्ट पर आता है, अननेसेसरी की पेंडेंसी होती है और अननेसेसरी के कंफ्लिक्ट डिक्री या लॉ हमारे पास या रिजल्ट या जजमेंट हमारे पास आ सकते हैं। तो वो हमें बेनिफिशियरी वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेक्शन 10, 11, 12 आपको क्लियर हो, क्योंकि बीइंग लॉयर भी आपको यहाँ पर कब कब आपको रोक दिया जाएगा, आपको यही पता चल जाना चाहिए कि कब सिविल सूट आप किस कंडीशन में फाइल कर सकते हो और किस कंडीशन में नहीं फाइल कर सकते। इसको पढ़ने का जो सेंस है वो ये भी है कि हमें पता तो हो कि हम कहाँ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और कहाँ नहीं, किस कंडीशन में। तो ये तीन ऐसी चीजें कि कौन कौन सी चीजें आपको रोक देती हैं। अब देखिए सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट, जहां पर कोई वादी किसी विशेष वाद के संबंध में किसी विशेष वाद कारण के संबंध में आगे किसी बात को संस्थित करने से नियमों के द्वारा वंचित कर दिया गया है, तो वह ऐसे किसी न्यायालय में जिस पर यह संहिता लागू होती है ऐसे किसी वाद कारण के संबंध में वाद संस्थित करने के लिए अधिकृत नहीं होगा। वाद संस्थित करने का यहाँ मतलब है, थोड़ा हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों चलता है, सभी को ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश में आप सभी के सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है। बात संस्थित करने से मतलब होता है, सभी लोग लिख लीजिएगा जैसे भी, अगर ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस टफ है, सूट फाइल करना सिंपली। वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ क्या बोला है कि अगर किसी वादी मतलब प्लांटिव, अगर किसी प्लांटिव को किसी स्पेशल कॉज ऑफ एक्शन के रिलेशन में किसी पर्टिकुलर सूट को फाइल देखने के बाद उसे उस पर्टिकुलर कौन सी कोर्ट ने, कंपेनेंट कोर्ट जो कि वहां सक्षम न्यायालय है, उसने किसी संबंध में रोक दिया है, तो यहाँ पर उसी सेम सब्जेक्ट मैटर में फिर से वही व्यक्ति उसी रीजन कॉज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर के लिए नया केस फाइल नहीं कर सकता। क्लियर हुआ किसी को, या जिसको भी नहीं समझ आया मुझे बताएं, क्योंकि आज मैं आपको ऑर्डर भी पढ़ाने वाली हूँ इसके साथ। नहीं मैम, नहीं समझ आया। नहीं आया, ठीक है। देखिए अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल मैंने अभी 2-3 दिन पहले दिया था, जिसमें मैंने वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल शायद सभी को याद होगा, उसी से कोरिलेट करता हुआ ये सेक्शन है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी को लीज पर कोई एक मैंने रेंट पर किसी को घर दिया है ना। अब मैंने रेंट पर उसे घर दिया है, तो उसे लेने के लिए वाद निष्कासन के लिए मैंने एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टरेट में एक सूट फाइल किया। ठीक, अब जब मैंने वो सूट फाइल किया तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मुझे दिखाई देती है कि एक तो मुझे निष्कासन चाहिए उसका, मतलब निष्कासन से मतलब मुझे उस पर पोजीशन चाहिए और उसे बाहर निकालना है। निष्कासन का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना। ठीक, मुझे उसका निष्कासन चाहिए या उसे मुझे बाहर करना है। सेकंड, अब अगर मेरे घर में डैमेज है तो मुझे उस डैमेज को उसमें इंक्लूड करना है। और साथ ही मैंने ये मेंशन किया कि 2013 से लेकर 2000
15 तक का मुझे इससे रेंट भी लेना है। मैंने उस सूट में फाइल किया कि यहाँ पर मुझे यहाँ मेरे घर में डैमेज हुआ, उसके लिए मुझे यहाँ पर सूट फाइल किया, मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे इतना डैमेज हुआ है मेरे घर को, फिर मुझे यहाँ पर पोजीशन चाहिए, जो भी एकोमोडेशन एक्ट के सेक्शन 12 में जितनी भी कंडीशंस आती है उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि 2013 से लेकर 2015 तक का मुझे इनसे रेंट लेना है। ठीक, वो सूट चलने के बाद मेरे फेवर में डिक्री हो गया, मुझे सब कुछ चीजें मिल गई। अब आप मुझे बताइए कि फिर से मैं एक नया सूट लेकर आई उसी व्यक्ति पर, उसी से रिलेटेड, और मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया कि अब मुझे उससे 2012 और 13 का जो मेरे कुछ महीने थे उनमें से कुछ मंथ का रेंट अभी भी बाकी है और मुझे वो भी लेना है। तो क्या मैं यहाँ पर सही हूँ? अब कोई मुझे बता सकता है? ये केस चला, नो मैम। केस खत्म हो गया। 2013 से लेके 15 तक का मैंने रेंट उसमें मेंशन कर दिया, मुझे वो रेंट भी मिल गया, सारी चीजें मेरे फेवर में हो गई, मेरे फेवर में डिक्री हो गया, एवरीथिंग हैज डन। अब यहाँ पर मुझे बाद में होश आया कि अरे मेरे तो 6 महीने का रेंट और बाकी था। अब मैंने फिर से 6 महीने, कौन से, 13 और 15 के बीच की नहीं, 12 और 13 के बीच के 6 मंथ के लिए मैंने एक नया केस में लाना चाहती हूँ। अब क्या मुझे यहाँ पर रोक दिया जाना चाहिए? नहीं मैम। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि मैम ऑलरेडी आपने पहले सूट फाइल कर लिया है। अगर आपको कोई भी रेमेडी लेना चाहिए थी तो तभी लेना चाहिए थी। वेरी गुड, बस इतना सा है सेक्शन 12, समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो इतने अवेयर होकर हमें करना है कि कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है, किस किस तरह का कंपनसेशन हमें चाहिए, किस किस तरह की चीजें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर अप करना चाहते हैं, उन सभी के साथ। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं तो आप उसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? इंट्रो से शुरू करके उसे कंक्लूजन पे खत्म करते हैं, और आप ओवरऑल ये फोकस करते हैं कि अरे इसमें क्या क्या आ सकता है। देखते हैं या नहीं देखते? इवन अभी तो स्टूडेंट ही हैं हम लोग, हम देखते हैं ना इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी और ये भी। उसके बाद आपका कोई चीज कंप्लीट होती है, तब माना जाता है कि वो चीज कंप्लीट है। अब आप पूरा क्वेश्चन और आंसर लिख दिए और उसके बाद आप इंपोर्टेंस लिखेंगे अलग से कंक्लूजन के बाद, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होता है? होता है ना कि थोड़ा कुछ अलग चला गया। इससे अच्छा है आप उस चीज को एक साथ मेंशन करें। तो यहाँ सिविल सूट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक ऑलरेडी किसी एक सूट में कंपाइल होकर आनी चाहिए तो वो ही मैटर करेगा। अलग से आप फिर से कोई नया रीजन उसी में से मिलता जुलता या उसी की तरह का फिर से नया लेकर आते हैं और नया सूट लेकर आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के सूट के लिए सीपीसी हमें मना करता है। क्यों? क्योंकि सीपीसी में ऑलरेडी हमारे पास देखिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा केस लॉज हैं, और सिंपली अगर हमें किसी चीज के लिए रेमेडी चाहिए तो हम यही चाहते हैं कि हम ऑलरेडी एक ही बार में चीजें करें। बार बार अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम कोर्ट को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। और ये जो नीचे इसमें डेफिनेशन अभी जो मैंने बोला है, इसमें एक रीजन है किसी विशेष कारण के संबंध में। अगर कोई चीज स्पेशली किसी कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर स्पेशल रीजन के साथ भी रोक दी है तो भी आप उसके लिए केस नहीं ला सकते। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी केस में, इसी में आता है, ये सेक्शन 12 का ही नियम है। ये सेक्शन 12 कौन एप्लीकेबल करेगा आप मुझे बताएंगे? जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में मैंने केस लगाया है ना, मैंने पहले तो प्लांटिव के आगे, सॉरी डिपेंडेंट के अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया, मेरे फेवर में हो गया, एवरीथिंग हैज डन, वो सब कुछ मुझे दे चुका है। अब मान लीजिए मैंने फिर से केस लगाया, तो मुझे यहाँ कोर्ट थोड़ी ना रुकेगा, कोर्ट को थोड़ी ना पता है इतना सब। भाई मान लीजिए कि जज ही चेंज हो गए, उनको थोड़ी ना पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी कौन रोकेगा मुझे? कौन एप्लीकेशन लगाएगा सेक्शन 12 की? कोई बता सकता है मुझे? मैम वादी। अरे नहीं, प्रतिवादी हाँ है ना, प्रतिवादी, जिसके अगेंस्ट में फिर से उसी सब्जेक्ट मैटर में नया केस लेकर आ रही हूँ। अब यहाँ पर तो क्योंकि लॉयर तो सारे एक्सपर्ट ही होते हैं, किसको समझेगा ये चीज? उस व्यक्ति को समझेगा जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी मैं कंपनसेशन दे चुकी हूँ और मैं उसके बदले में कई चीजें दे चुकी हूँ। अब यहाँ पर जब मैं फिर से केस लगाऊंगी तो भाई प्रतिवादी का जो वकील है वो फट से मेरे लिए कौन सी एप्लीकेशन लाके लगा देगा? सेक्शन 12 की, कि ऑलरेडी ये तो इस संबंध में सारी चीजें कर चुके हैं और अगर इन्हें ये 6 महीने का रेंट बकाया था
तो इन्हें उसी केस में मेंशन करना चाहिए था, ये अननेसेसरी हमारे क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के केस को रोक दिया जाए। और अगर फिर यहाँ कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर ये केस इसमें आता है, सेक्शन 12 में आता है, तो वो मुझे बार टू फर्दर सूट, सेक्शन 12 की डिपेंडेंट की एप्लीकेशन के कारण मेरा सूट वहां रुक जाएगा, अगर वो सेक्शन 12 की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसी तरह सेक्शन 11 का भी जो एप्लीकेशन है वो कौन फाइल करेगा? डेफिनेटली या तो डिपेंडेंट या प्लांटिव, दोनों में से कोई भी, जिसने भी उस संबंध में सेक्शन 11 की कंडीशन के साथ अगर कोई फुलफिल किया है, मान लीजिए मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई दावा लगा दिया है, तो मैं यहाँ पर अगर वो ऑलरेडी हो चुका है उसी सब्जेक्ट मैटर में, तो यहाँ मैं कोर्ट को अवेयर करवाऊंगी कि नहीं ऑलरेडी इस तरह का हो चुका है, ये सेक्शन 11 के अगेंस्ट जाता है, इसलिए इस केस को नहीं सुना जाए। सेम कंडीशन होगी सेक्शन 10 पर। तो अगर लॉयर भी बनना है तो ये तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप आपकी क्लाइंट को फेवर कर सके कि क्या इस तरह का केस पहले से हो चुका है, या पेंडिंग है, या डिसाइड हो चुका है, या सिमिलर सूट है। तो यहाँ इस कंडीशन में आपका सेक्शन 10, 11 और 12 आपको फेवर करता है। क्लियर? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? रिपीट करूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? आया सभी को समझ में? मैम एक बार ब्रीफ में बता दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, तीनों चीजें आप सिमिलर समझिए तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी। सेक्शन 10 हमें क्या बोलता है? सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज और सेम ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई केस चल रहा है तो उसके चलने के दौरान सिमिलर केस आप फाइल नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं प्लांटिव हूँ, मेरा एक केस ऑलरेडी किसी केस कोर्ट में चल रहा है, उसी दौरान मैंने उससे मिलता जुलता मुकदमा उसी क्लाइंट के अगेंस्ट फाइल किया, तो मेरा डिपेंडेंट क्या करेगा? सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगा के मुझे रोक देगा। रोकने का काम कोर्ट का है, वो सिर्फ एप्लीकेशन लगाएगा। यहाँ पर वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ऑलरेडी हम लोग का केस चल चुका है और उसके बावजूद यहाँ एक नया केस फाइल किया गया है, तो या तो उसे आप उसी में इंक्लूड कर दीजिए, है ना? कंसोलिडेशन मैंने उस दिन बताया था, अगर किसी को याद हो तो या तो आप उसी को उसमें ऐड कर लीजिए अगर उसमें कोई एक दो नए पॉइंट्स भी हैं तो, या आप उसे अलग से नहीं चलाएंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 11 जहां पर ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट मैटर में एक ही बात कारण के साथ सेम पार्टीज में सिमिलर पक्षकार के साथ कोई डिसीजन आ चुका है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के लिए कंपेटेंट कोर्ट ने दे दिया है और हम डिग्री ले चुके हैं, डिसीजन हो चुका है, वहां पर उसी से केस में सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम इशू मतलब विवादित तथ्य के साथ कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर इसमें लगाता है तो दोनों पार्टीज में से जिसके अगेंस्ट लगाया गया है वहां पर वो सेक्शन 11 की एक एप्लीकेशन लगा के उससे रुकवाने के लिए कोर्ट से वो करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक, फिर है सेक्शन 12 जहां पर मुझे सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए था, मतलब कि सिमिलर सब्जेक्ट मैटर या कुछ ऐसे इश्यूज जो उस सब्जेक्ट में साथ में चलने चाहिए थे पर मैंने साथ में नहीं इंक्लूड किए और बाद में मैंने उसके लिए एक अलग से एक किसी इशू के लिए फिर से मैंने एक कोई केस फाइल किया, तो यहाँ पर मुझे कोर्ट इसलिए रोक देगा क्योंकि यहाँ मुझे उस केस को उसी में शामिल कर देना चाहिए था। जैसे मैंने बोला कि मैंने अगर 2013 से लेके 2015 तक का रेंट एक केस में लिया लगाया और मुझे उसका मिल भी गया वो रेंट पूरा विद इंटरेस्ट, अब मैं 13 से 15 तक का मैंने लगाया और अब जाके मैं एक नया 2012 के लिए अगर फाइल करती हूँ उसी पक्षकार के लिए, तो यहाँ पर मैं सही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसके भी इसी में शामिल कर देना चाहिए था, है ना? जैसे होता है ना कि जब आप कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करते हैं या फिर आप मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करते हैं 125 में, तो हम बताते हैं उसमें कि हमारे क्या क्या चीजें हैं, खर्चे हम बताते हैं कि हम जब भी कोई वाइफ पति के अगेंस्ट केस लगाती है मेंटेनेंस का, तो उसमें आपने शायद कोई एप्लीकेशन अब तक देखी है नहीं देखी है, उस एप्लीकेशन में मेंशन किया जाता है कि उसके खर्चे क्या क्या है। अगर वो अपने पति से अलग होती है, मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया गया है और वाइफ अपने मायके चली गई और उसके बाद उसने 125 का मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो मेंटेनेंस के केस में यहाँ पर पूरा बताना पड़ेगा कि वो मेंटेनेंस किस चीज का मांग रही है। अगर हम सिर्फ एक एप्लीकेशन लगा दें कि हाँ हमें मेंटेनेंस चाहिए, तो वो फुलफिल थोड़ी होता है। एक एप्लीकेशन में एक एक चीज मुझे मेंशन करना होगी। अब मैंने खुद के लिए, मान लीजिए मैंने ही केस फाइल किया है, खुद के लिए मेंटेनेंस मांग लिया, ठीक, अभी मेरा बच्चा भी है ना,
अब मैंने उसी के लिए, अब मुझे यहाँ क्या करना है, अगर मैं मेरी मेंटेनेंस लगा रही हूँ तो मेरा बेटा या बच्चा जो भी है उसी के साथ शामिल होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन जाएगा। अब उसके लिए मैंने नहीं किया और मैंने एक अलग से केस किया, तो मुझे उस केस के लिए रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 यहाँ मुझे उसकी इजाजत नहीं देता है, यहाँ पर मेरे ऊपर एक तरह का बार हो जाएगा। अभी समझ में आया? समझ में आया अभी? यस मैम। तो यह सिंपल है कि जब तक अगर हमें ऐसा लगता है कि सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर इश्यूज हैं, सब्जेक्ट मैटर में हम जो चीजें लेना चाहें, जैसे कि मैंने रिकवरी का सूट लगाया, अब मैंने मूलधन के लिए, मतलब जो मेरा मेन अमाउंट है उसके लिए मैंने केस फाइल किया, मैंने इंटरेस्ट के लिए नहीं लगाया। अब मुझे मूलधन मिल जाए उसके बाद मुझे पूछा था कि अरे मैंने इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं, अब मैं इंटरेस्ट के लिए मैम आवाज आ रही है? अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं अगर कोई सूट फाइल करती हूँ तो यहाँ मुझे प्लस इंटरेस्ट उससे फाइल करना है। अब अगर मैंने नहीं किया तो यहाँ मुझे सेक्शन 12 उस चीज के लिए रोक देता है। पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए सीपीसी एक ऐसी चीज है, सीपीसी एक इस तरह का कोड है जहाँ पर कई सारे ऐसे लूप होल्स हम बोल सकते हैं या गुंजाइश होती है ना जैसे किसी चीज को करने की। मैंने यहाँ इन लोगों ने सारी चीजें बता दी है, सीपीसी मेकर्स ने जब इसे बनाया तो यहाँ पर हर एक चीज को इस तरह से बताया कि अरे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में, क्योंकि सीपीसी हमारा बनाया ही इस तरह का गया है कि हम कई ऐसी चीजों के साथ अपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं विद सम कंडीशंस। कंडीशंस कैसी? हम कुछ ऐसी वहां पर रीजंस बता सकते हैं जहां पर हम ये बता दें अगर कि नहीं पर्टिकुलर इस रीजन के कारण हमारा केस फाइल नहीं हो पाया था, तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, इवन कई सारी जगह, ऐसा नहीं है यहीं पर ही कई ऐसी जगह हो, डिपेंड करता है जज पर कि वो उन चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब ये सीपीसी से थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैंने अगर बोला कि भाई एक्स पार्टी डिसीजन होते हैं, मैंने आप लोग को बताई है ये बात, है ना। अब क्या एक्स पार्टी डिसीजन हो चुका है तो क्या उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं है, उसके अगेंस्ट भी कई सारी चीजें हैं। आप उसके अगेंस्ट भी इस तरह का प्रोसीजर इवन सीपीसी में ही दिया गया है कि आप उस एक्स पार्टी डिग्री को फिर से डिस्मिस करवाती है और एक नया सूट चलवा सके जिसमें कि दोनों पार्टी इक्वली अपीयर हो सके। तो इस तरह के बोल सकते हैं कि हम सीपीसी में कई गुंजाइशें हैं और यही एक कारण होता है कि सीपीसी में से जो भी सिविल सूट होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक सूट, मैंने एप्लीकेशन 12 डिपेंडेंट ने लगाया, मैं उसके बदले में जब मैंने उसका रिप्लाई दिया तो उसमें मैंने इतनी सारी कंडीशंस बता दी कि भाई क्यों मैं यहाँ पर इस इशू को ऐड नहीं कर पाई और ये रीजंस रहे हैं, इसलिए अब मेरे इस केस को चलाए दिए जाने की परमिशन दी जाए। पता चला कि जज मेरी उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने ये सेक्शन 12 का एप्लीकेशन डिपेंडेंट का एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि हर एक केस अलग होता है, हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर एक केस में चीजें अलग होती हैं। तो कई सारी ऐसी, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट हमारा आ जाता है, हमने ये बोल दिया भाई कि हम उस टाइम पे कुछ दूसरी ऐसी कंडीशन थी कि हम नहीं कर पाए तो हमने नहीं लगाया। तो ऐसी कई सारी चीजें भी हैं। तो कभी इस तरह का क्लैश जब आए ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे अभी हम सेक्शन लोन ऑर्डर 9 पढ़ेंगे, उसमें आपको कई चीजें क्लियर होंगी और मुझे याद भी दिलाना कि कहाँ इस तरह के क्लैशेस आते हैं तो मैं आपको क्लियर करूँ। अब इसे हम पढ़ेंगे ऑर्डर 2 रूल 2 के साथ। देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक किसको की रिलेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 12 को। जब आप सेक्शन 12 का आंसर तैयार करेंगे तो उसे इन ऑर्डर्स के साथ बनाएंगे। हमें यहाँ ऑर्डर 1 to 1 और इस तरह से नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन से कौन सा ऑर्डर रिलेट करता है। तो यहाँ पर सेक्शन 12 के साथ ऑर्डर 2 रूल 2 शामिल है। क्या है ऑर्डर 2 और रूल 2 ऑफ द सीपीसी? प्रिस्क्राइब दैट एवरी सूट मस्ट इंक्लूड द होल क्लेम दैट अ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्लेम इज रिलिक्विस्ड the same cannot be sued for thereafter। जब कोई एक केस फाइल किया गया है तो यहाँ पर ऑर्डर 2 के रूल 2 आदेश 2 धारा 12 को हम आदेश 2 नियम 2 के साथ भी पढ़ेंगे। धारा ऑर्डर 2 रूल 2 में यह सिस्टम रखा गया है कि प्लांटिफ
अपने पूरे दावे को एक साथ सम्मिलित करे। उसमें से अगर वो किसी भी भाग को छोड़ देता है तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर भाग के लिए, उस उतने पार्ट के लिए वो अलग से दावा नहीं लगा सकता। रिपीट करूंगी मैं, ऑर्डर टू, रूल टू। जैसे कि क्या हुआ, सेक्शन 12 ने तो हमें बता दिया कि हाँ आप एक फर्दर सूट नहीं लगा सकते सिमिलर चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। अभी यहाँ पर ऑर्डर टू रूल टू से और ज्यादा पुख्ता कर देता है कि हाँ सीपीसी में बता दिया गया है कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है कि हर एक सूट में होल क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। जब हम कोई क्लेम लगाते हैं, कोई सूट फाइल करते हैं, तो उसमें टोटल कितनी तरह का सारे दावे, दावे मतलब क्लेम, जिन जिन चीजों का क्लेम हम करना चाहते हैं उन सभी को उसमें शामिल करें। अगर उसी से रिलेटेड कोई दावा छूट जाता है, दावा मतलब होता है क्लेम करना और वाद का मतलब होता है सूट, है ना। तो जब हम कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम कितने क्लेम कर सकते हैं, कितनी उसमें किन किन चीजों के लिए दावे कर रहे हैं, वो सारे एक साथ शामिल हों। अगर कुछ रह गया है तो फिर उसके लिए अलग से सूट फाइल नहीं किया जा पाएगा। इसी तरह आपका ऑर्डर 9 रूल 9 ऑफ सीपीसी, where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8. रूल 8 में अगर किसी चीज को, और सीपी ऑर्डर 9 का रूल 8 में अगर किसी सूट को डिसमिस कर दिया गया है पूरी तरह से, यहाँ द प्लांटिफ शैल बी precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. यहाँ पर जब कोई ऐसा चूक के कारण, देखिए किसी तरह की कोई भूल हुई है प्लांटिफ से, और प्लांटिफ अगर अपने आदेश नियम 9 में यह व्यवस्था की गई है कि जहां कोई वादी की चूक के कारण, मतलब यहाँ प्लांटिफ ने कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसके कारण या तो पूरी तरह या उसका कुछ हिस्सा, या तो पार्टली या होली खारिज कर दिया गया है, तो यहाँ पर उस चूक और भूल वाला जो पोर्शन है या पूरा का पूरा जो सूट है उसके लिए यहाँ आप नया फ्रेश सूट नहीं ला सकते। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ उस पर्टिकुलर चीज के लिए केस फाइल नहीं किया जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हैं भाई। अगर किसी को कोई भी डाउट है, इवन ऑर्डर और रूल से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आगे हम तभी पढ़ेंगे जब चीजें आपको क्लियर हो। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? देखिए धाराएं हमें क्या बताती हैं कि प्रोसीजर क्या है। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये हमें बता देंगे हमारे ऑर्डर्स। मतलब सीपीसी का पूरा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर किया गया है सेक्शन में। अब उसे किस तरह से लागू किया जाएगा या प्रोसीजर क्या होगा वो हमारे ऑर्डर्स हमें बताते हैं। ऑर्डर्स को हेल्प कौन करता है? रूल्स हेल्प करते हैं। अब हमें ये बता दिया गया है कि भाई सेक्शन 12 में हमें बता दिया गया है कि हम इस तरह का फर्दर सूट नहीं ला सकते जो कि सिमिलर हो गया, सिमिलर इशू के साथ हो गया, जिसे कि ऑलरेडी आपको मेन सूट में फाइल कर दिया जाना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो अब नया सूट आप उसी से रिलेटेड नहीं लेकर आएंगे। ये सेक्शन 12 हमें बोलता है। अब सेक्शन 12 के साथ और कौन कौन सी चीजें को रिलेट करती है, तो ऑर्डर 2 का रूल 2 कि यहाँ पर होली और पार्टली अगर कोई चीज छूट रही है, पहली चीज तो आप सारी चीजों को एक साथ मेंशन करेंगे। अगर एक साथ मेंशन नहीं किया गया है तो फिर आप अलग से उस चीज के लिए केस फाइल नहीं कर सकते, है ना। और आपका ऑर्डर 9 रूल 9 अगर कोई मिस्टेक के कारण आपसे कोई चीज छूट गई हो और उसे ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है तो उसके लिए भी आप नहीं कर सकते। इसी तरह फिर है आपका यहां तक समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, सेक्शन ऑर्डर 9 इसमें केस भी है। ऑर्डर 23 रूल 1 ये विड्रॉ से रिलेटेड होगा। और जब कभी एक और चीज इसमें पहले सुन लीजिएगा, ऑर्डर 22 और रूल 2 में भी एक चीज मेंशन की गई है, शायद मैंने इसको मेंशन किया
चीज आप लिख लीजिए इसे, ऑर्डर 22 रूल 9। देखिए एक बहुत अच्छी कंडीशन है, इसके बाद इसे पढ़ाऊंगी। ऑर्डर 22 रूल 9, आदेश 22 नियम 9। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई सूट चल रहा है, उसके चलने के दौरान प्लेंटिफ की डेथ हो गई है ना। अब प्लेंटिफ की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर लिमिटेशन होता है कि उसका एलआर उसमें खड़ा हो, उस सूट में वहां उसमें अपीयर हो। कौन? एलआर, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी एलआर उनके हैं। अब अगर उसे उस पे रिकॉर्ड पर लिया जाए, इसके लिए एक नियम होता है कि भाई 30 डेज का जो रूल है, उसमें अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी डेथ से लेकर इस जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक उसके एलआर्स को आ जाना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि एलआर्स नहीं आते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? एलआर्स नहीं आए, यहाँ रिकॉल कराया गया, डिपेंडेंट ने बार बार बोला कि यहाँ पर एलआर्स नहीं आए, केस डिसमिस हो गया। अब अगर केस डिसमिस हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑर्डर 22 रूल 9 फिर से नया केस उसी से रिलेटेड उसी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए लाने के लिए हमें बार करेगा, रोक देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई केस चल रहा है और अगर किसी प्लेंटिफ की डेथ होती है तो उसके एलआर को वहां उस कोर्ट में अपीयर होना है ना। अब अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो यहाँ पर अगर एप्लीकेशन जो भी चल रहा है केस और अगर वो डिसमिस कर दिया जाता है इस बिहाफ पे कि यहाँ पर एलआर्स नहीं आए हैं, तो यहाँ उसी के लिए नया सूट लाने के लिए हमें रोक दिया जाता है। पर फिर मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ, आपके लिमिटेशन एक्ट हुए, वो हमें यहाँ कुछ जगह पर परमिशन इसलिए दे देते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप कोई ऑथेंटिक रीजन बता सकते हैं कि ये रीजन रहे हैं, इस कारण से हम अपीयर नहीं हो पाए, तो यहाँ लिमिटेशन एक बहुत मैटर करता है। लिमिटेशन एक्ट के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि अगर आपके जेन्युइन रीजन रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई और एलआर को पता ही नहीं है कि डेट क्या थी या कौन सा केस चल रहा था, अब अगर वो बाद में ये बताता है कि भाई हम तो इसमें शामिल ही नहीं हो पाए या कोई ऐसे रीजन रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ अलाउ भी कर दिया जाता है। इवन ये भी किया जा सकता है कि जो डिग्री या डिसमिस किया गया है उसके लिए आप एप्लीकेशन लगाएं, ऑर्डर 9 में एक तरह का एप्लीकेशन भी लगाया जाता है। तो वो जब ऑर्डर 9 हम पढ़ेंगे तो इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूट फाइल करने के लिए सिर्फ ये है कि फ्रेश केस अगर आप कोई ऐसा लेकर आते हैं जिसके लिए ऑलरेडी कोई केस लगा दिया जाना चाहिए था और अगर वो नहीं लगाया गया है तो नया केस हम उसे के लिए साथ में शामिल, नया जो भी सूट लगाएंगे आप उसे एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा। 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, जिसको जो भी डाउट है इससे रिलेटेड वो पूछिए, क्योंकि अभी कल भी इसे ही पढ़ना है, हमें थोड़ा सा बाकी रहा है चीजें, तो नया जो स्टार्ट करूंगी मैं कल करूंगी क्योंकि 2 ही मिनट बचेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? अंशिका, दीक्षा, किरण, आदित्य, प्रवीण, विनोद, कोई भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है 2 मिनट है हमारे पास। हाँ अंशिका बोलिए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ है आप लोगों को? अभी यहाँ ये डाउट है क्या कि यहाँ सडन ऑर्डर्स कैसे आ गए? किसी को भी अगर ये डाउट है तो भी ये सुन लीजिए कि अब आप सेक्शंस के साथ हमें ऑर्डर्स पढ़ने होते हैं। सभी लोग पूछ रहे थे ना कि क्या ऑर्डर अलग पढ़ेंगे और सेक्शंस अलग पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर अगर कोई सेक्शन ऐसा है जिससे रिलेटेड ऑर्डर्स हैं तो अब उसे हम सिमिलर पढ़ते जाएंगे साथ ही के साथ कि अगर सेक्शन 12 है तो 12 के साथ हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, हमें इतने ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। उसी के साथ हम रूल्स भी पढ़ेंगे, कौन से? जो उससे रिलेटेड है। तो सेक्शन और ऑर्डर्स और रूल्स अब पैरेलल चलेंगे। क्लियर? प्रफुल्ल समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। है ना? और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी इशू है तो ये बेस है आपका सीपीसी का, स्टार्टिंग के जो है, उसके बाद तो हम प्रोसीजर में आ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं जानती हूँ ये शुरू का ही है, शुरू के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हमें एक उसका पूरा बेस बताते हैं कि सीपीसी है क्या।
तो यहाँ पर ये चीजें अगर अच्छे से क्लियर होंगी तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी भी सिर्फ सेक्शन 10, 12 ही हमने पढ़े हैं। सभी लोग एक बार रीडिंग स्टार्ट करिए, पढ़िए, प्रॉब्लम्स निकालिए और मुझसे डिस्कस करिए। रोज मैं आपको हर लेक्चर में यही चीज बोलती हूँ, मेरे पास न तो किसी का फोन आता है, न ही आई थिंक शायद सभी को या तो फिर समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, तो अच्छी बात है अगर समझ आ रहा है तो, और नहीं भी आ रहा है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कॉल कर लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि पर्टिकुलर इस चीज में आपको समझ नहीं आया। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप पढ़ेंगे, अदरवाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।